हमारे पास जो कोई एटम है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. Atom is made up of three types of subatomic particles: protons, neutrons, and electrons. Protons are positively charged, neutrons are neutral, and electrons are negatively charged. ठीक है. Electrons, so far in O level we studied that electrons basically revolve around the nucleus in a particular orbit, जिसको हम shells या energy shells कहते हैं. ठीक है. यहाँ पे अब थोड़ी सी बात इसमें डिफरेंट हो गई है, वो हम उसको अभी आगे करेंगे. अच्छा, प्रोटॉन्स जो है उसका ओ लेवल में वी यूज्ड टू स्टडी द रिलेटिव मासेस ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. रिलेटिव मासेस क्या होते हैं? इन रिलेशन टू ईच अदर. फॉर एग्जांपल, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वली हैवियर, दैट्स व्हाई देयर रिलेटिव मासेस इज 1:1. मतलब जितना भारी प्रोटॉन होता है उतना ही हैवियर न्यूट्रॉन भी होता है. इसका मतलब ये है. द एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन इज बेसिकली 1.67 exponent minus 27 किलोग्राम. Neutron is also 1.67 exponent minus 27 kilogram. That's why the simplest ratio between protons and neutron is 1:1, जो इनके relative masses हमने बोले होते हैं O level से. इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम. ये असल में किलोग्राम्स में, यहाँ पे केजी लिखा हुआ है, दिस इज किलोग्राम्स. ठीक है, केजी में है ये. तो इलेक्ट्रॉन्स आर अबाउट 2000 टाइम्स लाइटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स. तो इनका रिलेटिव मास हो जाएगा 1/1. टू बी एग्जैक्ट इट इज 1/1836, बट इसको राउंड ऑफ करें तो इट इज नियर अबाउट 2000 ना. So we can say electrons are about 2000 times lighter than that of the protons and the neutrons. इसलिए इसका रिलेटिव मास 1/1836 आ रहा है. अगर मैं इनके सारे मासेस को 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 से डिवाइड करूंगा, मतलब प्रोटॉन के मासेस से सबको डिवाइड करूंगा, तो इनके बीच में रेशियो 1:1 और 1/1836 आ जाता है. दोज आर रिलेटिव मासेस. सिमिलरली जो चार्जेस होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के, वो +1 -1 तो हमने रिलेटिव चार्ज है ना, लेकिन एक्चुअल चार्ज क्या होता है प्रोटॉन पे? दैट इज 1 + 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स. और इलेक्ट्रॉन इज मैग्नीट्यूड इज सेम बट द पोलैरिटी इज अपोजिट, व्हिच इज 1 - 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है. अब इनका सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो ऑब्वियसली 1.6 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये +1 -1 आ जाएगा, जो इनके रिलेटिव चार्जेस होते हैं. ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम होता है. लेकिन इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते. न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बेसिकली क्लस्टर्ड इन द सेंटर. दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर लाइक दिस. ठीक है, इस तरह से कोई ऐसे बाउंड्री वॉल नहीं होती है. बस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर जस्ट क्लस्टर्ड टू ईच अदर and the electrons are basically revolving around the nucleus. revolve तो हो रहे हैं वो, लेकिन हमने ओ लेवल में पढ़ा था कि every electron is revolving in a particular shell, जो कि बात सही है अगर simplified version अगर हम देखें उसको. लेकिन ये जो shells होते हैं इनके अंदर भी ना इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो वो हमें समझने की कोशिश करनी है. देखो, जो शेल्स होते हैं उनको अब हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स. अच्छा, इनको हम एनर्जी शेल्स भी कहते हैं, जो ओ लेवल में भी कहते थे, या इलेक्ट्रॉनिक शेल्स भी कहते हैं, और समटाइम्स दे आर जस्ट रेफर्ड एज शेल्स. अच्छा, अब शेल्स जो होता है हमारे पास, बेसिकली शेल्स के अंदर जो है वो सब सेल्स होते हैं. Within shells we have subshells. ठीक है, और इन सब शेल्स के अंदर हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं. बेसिकली इसको इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स से इफ यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड योर कॉलेज कैंपस, तो लेट्स से एक स्ट्रेंजर आया who doesn't know what happens inside the college and he asked the guard sitting outside the college कि इस कैंपस में, ये जो कॉलेज कैंपस है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी या हाईएस्ट चांस ऑफ फाइंडिंग द स्टूडेंट्स कहाँ पर है, इज विद इन द कॉलेज कैंपस. तो गार्ड जो है वो तो बाहर बैठता है ना पूरे दिन, उसको तो नहीं पता अंदर क्या चल रहा है. तो वो क्या बताएगा कि ये जो कैंपस है, स्टूडेंट यहाँ पे कहीं भी मिल सकता है. द हाईएस्ट चांस ऑफ फाइंडिंग द स्टूडेंट इज विद इन इनसाइड द कैंपस. लेकिन कैंपस के अंदर स्पेसिफिकली कहाँ, वो ये नहीं बता सकता. तो अगर आप अंदर जाओ कैंपस के, अब लेट्स से उस कैंपस के अंदर ना एक बिल्डिंग है
और उस बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स हैं, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर 4। तो वो जब पहले रिसेप्शन पे जाएगा ग्राउंड फ्लोर के, वहां पे जो एक और रिसेप्शन बना हुआ है, गार्ड, एक तो मेन रिसेप्शन होता है, वहां पे जाके उसने पूछना है कि स्टूडेंट्स मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ पर है। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो आपका जो है वो पूरा दिन बाहर ही रिसेप्शन पे बैठा रहता है, तो वो ये बताएगा कि भाई कैंपस में स्टूडेंट मिलने के चांसेस ये जो 4 फ्लोर्स हैं इन पे सबसे ज्यादा है, मतलब इन चारों फ्लोर में कहीं भी स्टूडेंट मिल सकते हैं। अब वो जो बंदा है जो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को ढूंढ रहा था, वो एक किसी पर्टिकुलर फ्लोर पे चला गया, सही है, और उसने जाके उस फ्लोर पे बहुत सारे क्लासरूम्स थे। अब हर फ्लोर पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्लासरूम्स हो, कहीं पे कैफेटेरिया भी हो सकता है, लाइब्रेरी भी हो सकती है, गेमिंग जोन भी हो सकता है, कंप्यूटर लैब भी हो सकती है। तो फिर उसने जाके वहां पे जो रिसेप्शन है उससे जाके पूछा कि भाई इस फ्लोर पे स्टूडेंट्स मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ पर। तो वो जो फ्लोर रिसेप्शनिस्ट होगा वो क्या बोलेगा कि भाई आपके ख्याल से कॉमन चीज क्या है, स्टूडेंट मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ पे होने चाहिए, विद इन द क्लासरूम। सही, किसी भी क्लासरूम में स्टूडेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए ना, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट किसी भी वक्त कहाँ पे पाया जा सकता है, ही और शी शुड बी विद इन अ क्लासरूम। तो क्लासरूम के पास चला गया। अब क्लासरूम के वो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि क्लास चल रही है, ही कैन नॉट जस्ट बार्ज इन। तो अब ही नोस कि भाई उसका जो जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट को वो ढूंढ रहा था वो विद इन दिस क्लासरूम कहीं ना कहीं है, क्लासरूम की बाउंड्री में, लेकिन वो बंदा जो है वो इसके अंदर नहीं जा सकता। अब उसको पता तो है कि वो स्टूडेंट इस क्लासरूम में है, लेकिन वो स्टूडेंट इस क्लासरूम में फ्रंट सीट पे बैठा है, मिडिल में बैठा है, या बैक बेंचर है लास्ट में बैठा हुआ है, या राइट पे बैठा हुआ है या लेफ्ट पे बैठा हुआ है, ही कैन नॉट टेल। तो वो क्या इमेजिन करेगा कि ये बच्चा जो है वो इस क्लासरूम के एरिया में है। सेम कहानी जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स की भी है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और लेट से मैं अगर फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम शेल के इलेक्ट्रॉन को पूछूं या सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल के किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछूं कि किसी भी वक्त न्यूक्लियस के अराउंड उस इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो कोई जो बाहर वाला गार्ड है जिसने उसने बताया था कि भाई वो कैंपस के अंदर कहीं भी है, तो ओ लेवल में आपको क्या बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल्स के अंदर होंगे। लेकिन जैसे गार्ड को नहीं पता था ना कि कैंपस के अंदर भी क्लासरूम्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ बच्चे जो है कहीं कहीं यहाँ हो सकते हैं, कहीं वहां हो सकते हैं, तो वो लेवल में आपको भी नहीं पता था। अब आपको ये बताया जाएगा कि शेल्स के अंदर, जैसे कैंपस के अंदर बिल्डिंग के 4 फ्लोर्स है, इसी तरह शेल्स के अंदर जो है ना वो सब शेल्स है, ठीक है। और जैसे फ्लोर्स के अंदर क्लासरूम्स हैं, तो सब शेल्स के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स। तो ये जो बंदा बच्चे को ढूंढ रहा था, फाइनली ही गॉट टू नो दैट हाईएस्ट चांस ऑफ फाइंडिंग द स्टूडेंट इज विद इन द क्लासरूम। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट चांसेस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, तो वो ऑर्बिटल्स में। तो जैसे क्लासरूम एक रीजन है ना, एक एरिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है किसी भी वक्त, सिमिलरली ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल्स वो भी एक एरिया है या रीजन है। क्योंकि एरिया इसलिए हम नहीं कह रहे क्योंकि एरिया 2D सरफेस को कहते हैं, ऑर्बिटल जो है वो 3D सरफेस है। तो बेसिकली ऑर्बिटल्स क्या है, इट इज अ रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where chances of finding the electron is the highest. It is a region around the nucleus where chances of finding the electrons is highest. तो वो रीजन है ऑर्बिटल्स। सही है, कुछ समझ आई बात। तो शेल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन सब शेल्स के अंदर होते हैं, और विद इन सब शेल्स इलेक्ट्रॉन विद इन देयर ऑर्बिटल्स होते हैं। अब जैसे क्लासरूम में
वो बंदा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि वो जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो क्लासरूम के किस जगह पे बैठा हुआ है, क्योंकि वो क्लासरूम के अंदर एंटर नहीं हो सकता। इसी तरह हम भी ऑर्बिटल के अंदर एंटर नहीं हुए अभी तक। तो हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में, लेकिन ऑर्बिटल्स का भी एक रीजन है, एक पिन पॉइंट पोजीशन नहीं पता मुझे इलेक्ट्रॉन की कि भाई इस वक्त ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बैठते ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स तो बैठे हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बैठेगा नहीं, वो भागता रहेगा। जैसे स्टूडेंट अगर लेट से मैं कहूँगा इस क्लासरूम में भाग रहा है, तो वो इस पूरे क्लासरूम का एरिया कवर कर रहा है ना, रीजन कवर कर रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी जो होते हैं वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिटल में पिन पॉइंट पोजीशन पे नहीं होते, क्योंकि वो भाग रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, तो वो मूवमेंट में होते हैं हमेशा। सिमिलरली जैसे हर बिल्डिंग की जो फ्लोर्स हैं, तो क्या जरूरी है कि हर एक फ्लोर पे इक्वल नंबर ऑफ क्लासरूम्स हो? किसी फ्लोर पे ज्यादा होंगे, किसी फ्लोर पे कम होंगे। किसी फ्लोर पे लेट से 3 क्लासरूम्स है, बाकी दूसरे किचन है, वॉशरूम है, गेमिंग जोन है, लाइब्रेरी है, जितनी भी चीजें। सिमिलरली हर सबशेल देखो, जैसे मैंने बोला ना कैंपस है, कैंपस के अंदर 4 बिल्डिंग्स है। इसी तरह जो भी हमारे पास शेल होगा ना, प्रिंसिपल क्वांटम शेल, जैसे फर्स्ट शेल हो गया, सेकंड शेल हो गया, या आपको पता है शेल्स क्या होते हैं। जैसे सोडियम है, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 बनाते थे। तो फर्स्ट शेल में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड शेल में वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन। सेम गोज फॉर अपना क्या कहते हैं इनका, यहाँ पे भी ऐसा ही है। फर्स्ट शेल में अब होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बट फर्स्ट शेल के अंदर, जैसे कैंपस के अंदर फ्लोर्स हैं, इसी तरह फर्स्ट शेल के अंदर भी एक सब शेल है जिसको हम कहते हैं एस सब शेल। क्या कहते हैं? एस सब शेल। देखो सब शेल पहले मैं बता देता हूँ कितने तरह के होते हैं। सब शेल्स जो हमें पढ़ने हैं, हमारे पास 4 तरह के सब शेल्स हैं। एक तो एस सब शेल है, एक पी सब शेल है। इसको जैसे ऐसे इमेजिन करो जैसे ये बिल्डिंग के फ्लोर है, पी सब शेल है। एक डी सब शेल है, और एक एफ सब शेल है। तो एस सब शेल जो है वो बेसिकली उसके अंदर, अब जैसे एस सब शेल एक फ्लोर है, तो उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्लासरूम्स है। क्लासरूम को हम क्या कह रहे हैं? ऑर्बिटल्स। जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो सब शेल्स हैं, और इसके अंदर ऑर्बिटल्स हैं। तो भाई एस सब शेल के अंदर होता है एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। अब जितनी भी सब शेल्स है ना, एस सब शेल के अंदर वी हैव 1 ऑर्बिटल। जैसे लेट से पहले फ्लोर पे 4 क्लासरूम है, तो इसी तरह एस सब शेल के अंदर एक क्लासरूम है, मतलब एक ऑर्बिटल है। सिमिलरली पी सब शेल के अंदर वी हैव 3 ऑर्बिटल्स। डी सब शेल के अंदर वी हैव 5 ऑर्बिटल्स। एफ सब शेल के अंदर वी हैव 7 ऑर्बिटल्स। अब हर क्लासरूम की एक कैपेसिटी है कि उसमें इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ सकते हैं। सिमिलरली हर ऑर्बिटल की एक कैपेसिटी है। अच्छा, यहाँ पे हर ऑर्बिटल की सेम कैपेसिटी है, मतलब एवरी ऑर्बिटल कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, नॉट मोर देन दैट। इट कैन बी लेस देन दैट, एक हो सकता है, 0 हो सकता है, बट कैन नॉट बी मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। एस सब शेल में वी हैव ओनली 1 ऑर्बिटल, so number of electrons it can hold is 2 electrons maximum it can hold. For p subshell it has 3 orbitals, so it can hold up to maximum of how many electrons? 3 into 2 is 6 electrons, because it has 3 orbitals. Every orbital can hold maximum of 2 electrons. 3 orbitals altogether can hold 6 electrons. Similarly, d subshell has 5 orbitals, so it can hold up to maximum of 10 electrons. And F subshell, it has 7 orbitals, so it can hold up to maximum of 14 electrons. ठीक है, so far so good. कुछ पूछना है किसी को? चलो, तो first shell has one subshell which is S, and it has 1 orbital. So how many electrons S subshell can hold? क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो S subshell can hold up to maximum of 2 electrons.
यहाँ पे है दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम शेल। तो ये हमारा हो गया पहला वाला। अच्छा, सेकंड शेल, जैसे सेकंड फ्लोर है ना, अब जरूरी नहीं है कि उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्लासरूम्स हो। इसी तरह जो सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल होता है उसमें सब शेल जो होते हैं वो एक एस सब शेल भी होता है, एक पी सब शेल भी होता है। मतलब एक एस सब शेल एंड वन पी सब शेल। S subshell can hold maximum of 2 electrons, where SP subshell can hold maximum of 6 electrons. The total number of electrons a second principal quantum shell can hold is 8 electrons. तो मैं ये साथ में maximum number of electrons that any subshell can hold वो लिख रहा हूँ, और साथ में ऐड करके लिख रहा हूँ उनको, ताकि जो प्रिंसिपल क्वांटम शेल है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम शेल 1 है हमारे पास, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसके पास एक ही सब शेल है, डेट इज एस। whereas second principal quantum shell can hold maximum up to 8 electrons because it has two subshell S and P. S alone can hold 2 electrons and P alone can hold 6 electrons. So altogether S and P can hold up to 8 electrons. So principal quantum shell 2 can hold up to 8 electrons. Whereas third principal quantum shell has S subshell, P subshell and D subshell. तो इसमें कितने maximum number of electrons hold हो सकते हैं? D subshell में we have total of 10 electrons, S में 2 हैं और P में 6 हैं। तो total number of electrons आपका, यार यहाँ से हटा, total number of electrons third principal quantum shell can hold is 18. 2 plus 6 plus 10 18. फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम शेल के पास हमारे पास एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, एफ भी होता है। तो एस सब शेल कैन होल्ड 2, पी 6, डी 10, एफ 14। तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन होल्ड इज 32 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। अच्छा, फिर हम आगे भी जा सकते हैं, फिफ्थ प्रिंसिपल क्वांटम शेल, सिक्स प्रिंसिपल क्वांटम शेल, लेकिन हमें ना एफ सब शेल के बाद आगे हमें नहीं पढ़ना है एएस में ना ए2 में। ठीक है, वी आर डन विद एसपीडीएफ ओनली। अब देखो फॉर एग्जांपल सोडियम में वी हैव 11 इलेक्ट्रॉन, जिसकी हमने ओ लेवल में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया था? फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल 1 इलेक्ट्रॉन। In O level, we used to say that no shell can hold up to more than 8 electrons. First shell can hold up to maximum of 2 electrons only, and shells onward, second, third, fourth, fifth cannot hold more than 8 electrons. लेकिन अब ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा नहीं था, बट पहले O level में we used to study the electronic configuration of first 20 elements, कैल्शियम तक, जिसका प्रोटॉन नंबर 20 होता है। तो up till कैल्शियम there is no shell which holds actually more than 8 electrons. लेकिन अगर हम उससे आगे बढ़ेंगे, जैसे ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं बनाते तो उसका प्रोटॉन नंबर होता है 35। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन नॉट मेक इट लाइक दिस, बिकॉज क्योंकि ये जो हमारा रूल था वो सिर्फ कैल्शियम तक लगता था, प्रोटॉन नंबर 20 तक। अब जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का दूसरा तरीका देखना है, जिसमें वी हैव टू कंसीडर सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स एज वेल। जी, कोई सवाल है यहाँ तक? मोइज, जबात, नो सहमा? सर आप लास्ट में क्या कह रहे थे कि कौन सा डिफरेंट देखना पड़ेगा तरीका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का तरीका अब डिफरेंट सीख रहे हैं अभी, मतलब करने जा रहे हैं, वो कह रहा हूँ। ओके, तो देखो मुझे ये तो पता चल गया ना कि विद प्रिंसिपल क्वांटम शेल कैन होल्ड अप टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली अगर मैं सोडियम की अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो वी दिस इज द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये ना प्रिंसिपल क्वांटम शेल शो कर रही है। प्रिंसिपल क्वांटम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में और कौन से ऑर्बिटल में वो शो नहीं कर रही। तो हम अब वो भी शो करेंगे, कौन से प्रिंसिपल क्वांटम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है वो शो करेंगे। और जब सब शेल के इलेक्ट्रॉन शो हो जाएंगे तो ऑर्बिटल्स के हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाते हैं। किस तरह से आ जाते हैं वो अभी समझ आ जाएगा।
लेकिन किस फर्स्ट शेल के बाद हमने कहा कि सिर्फ एस सब शेल है, सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल के पास एस भी है और पी भी है, तो मतलब सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल है 2s and 2p. Similarly, third principal quantum shell has 3s, 3p and 3d. Fourth principal quantum shell has 4s, 4p, 4d and 4f. अच्छा, जो फिफ्थ प्रिंसिपल क्वांटम शेल है उसके पास 5s भी होता है, 5p भी होता है, 5d भी होता है और 5f भी होता है. सही है. आगे बढ़े यहाँ से. बैकग्राउंड आ रहा है तुम लोगों के पास? अच्छा, अगर हम आगे बढ़े ना सिक्स प्रिंसिपल क्वांटम शेल पे, तो उसके पास 6s होता है, 6p होता है और उसके पास ना 6d होता है. इसके पास 6f नहीं होता, मतलब f नहीं होता है उसके पास. अब हमें आगे जाना नहीं पड़ता है वैसे ना, हमारी कहानी फिफ्थ पे खत्म हो जाती है सारी as a2 दोनों की मिला के. लेकिन अगर मैं 7 प्रिंसिपल क्वांटम शेल की बात करूंगा तो उसके पास 7s होता है और 7p होता है, और 8 वाले के पास जो है ना वो सिर्फ 8s होता है. स्वयं ये न्यूज नहीं है, ये वो है जी. चलो, वोट टू जो भी की पार्टी है. अच्छा, इसमें देखो पहले इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल में, पहले कौन से शेल या सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब लोएस्ट एनर्जी पे कौन सा होता है. बेसिकली ना ये रूल्स हैं जो कि मैं ना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. ये ऑफ बार्स रूल कहलाता है. ऑफ बार्स रूल या ऑफ बार्स प्रिंसिपल ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले कौन से सब शेल में जाएंगे. मतलब इन शॉर्ट ये बता रहा है कि जो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स वो होते हैं जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होते हैं. मतलब शेल्स के अंदर सब शेल्स होंगे, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स इन ऑर्बिटल्स. सो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स व्हिच आर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस आर फिल्ड फर्स्ट, और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोवेस्ट एनर्जी पे होंगे. जैसे जैसे वी मूव फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो दोस ऑर्बिटल्स हैव इलेक्ट्रॉन्स एट हायर एनर्जी. लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स आर filled first. But how would you know कि कौन सा ऑर्बिटल लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे? उसके लिए हम ऐसे ऑफ बार्स रूल लिखते हैं. देखो ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप ऑर्डर भूल जाओ, वैसे तो आप ऑर्डर याद रखोगे, अभी हम एक बार हम बना लेंगे, बट इन केस अगर आप भूल जाओ तो आप इस तरह से लिख लेना. आपका सिर्फ 5s तक लिखना काफी होगा. ट्राई करना जब पेपर पे लिख रहे हो उसको तो एक लाइन छोड़ के लिखना. जैसे मैंने यहाँ पे 1s लिखा है तो एक लाइन छोड़िए, 2s लिखा है तो फिर एक लाइन छोड़िए, 2s 2p पे 3s की बाद एक लाइन छोड़िए. तुम्हारा सही बनेगा, कभी गलत नहीं बनेगा. अब आप क्या करोगे? अच्छा, इसके ना दो तरीके होते हैं. हम तो एक ये वाला तरीका कि हम एक एरो बनाओ, लाइन बनाओ, इसी लाइन के पैरेलल ना आप दूसरी लाइन बनाते रहो. तो पहले 1s कट हुआ, इट मींस 1s इज द लोवेस्ट एनर्जी लेवल. फिर 2s कट होगा तो 2s इज एट द लोवेस्ट एनर्जी, मतलब आफ्टर 1s 2s होगा. फिर इसी लाइन के आप स्केल से भी बना सकते हो पैरेलल लाइन, तो 2p और 3s कट होगा, अंदाजे से भी बना सकते हो. वैसे आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑब्वियसली अभी तक सबको याद भी हो चुका हुआ होगा. नहीं, जो न्यूक्लियस के करीब होगा मुनीब वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे होगा. जो न्यूक्लियस से दूर होता है, देखो जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो हाई लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन पहले निकालते हो ना, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, हाईएस्ट एनर्जी पे, उसको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, वो निकल जाता है. फिर 2p के बाद कौन कट हो रहा है? 3s. फिर 3p एंड 4s. फिर 3d, 4p एंड 5s. 3d, 4p एंड 5s. अच्छा, इसके आगे बनाओगे तो फिर 4d, 5p और 6s आ जाएगा. अब ये तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने 5s तक भी कर लिया तो इट्स मोर देन इनफ. सर जी. सर, ये जो आप एरोज बना रहे हैं ये क्यों बना रहे हैं? कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है इस बात का. मतलब जो एरोज आप बना रहे हैं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट. कुड यू प्लीज रिपीट? देखो जो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स है ना, वो आपको किस तरह से हमें पता चला कि भाई 1s जो होगा वो सबसे
सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे होगा, फिर 2s उससे ज्यादा हाई एनर्जी लेवल पे होगा, फिर 2p उससे ज्यादा हाई एनर्जी लेवल पे होगा, फिर 3s उससे ज्यादा हाई एनर्जी लेवल पे होगा। वो हमें पता कैसे चला? वो हमने ज़ाहिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ थ्योरीज लगाई, बट वो बहुत वास्ट है, वो हमें उससे अभी कुछ लेना देना नहीं है, मतलब उस नॉलेज से। लेकिन हमें याद जरूर रखना है ये, और याद रखने के लिए हमें जो है इसको एक हमने ऑबास ने एक प्रिंसिपल बना के दिया है कि आप याद रखने के लिए कि कौन सा ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल पे होगा, कि आप उनको इस तरह से लिख के लाइंस क्रॉस करो, जो लाइंस पहले जिस ऑर्बिटल को कट कर रही है वो लोअर एनर्जी पे, और फिर उसके बाद वाला, इसके बाद वाला, एंड सो ऑन। तो सही है? सर पहले हम किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ऐसे, एंड देन फिर हम एरो नहीं एरो नहीं नहीं, आपने सिर्फ जो ये अभी ये जो सीक्वेंस बनी है ना, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। इन केस अगर आप ये सीक्वेंस भूल जाते हो तो फिर आपको ये बना के देखना पड़ेगा, वरना आपको ये सीक्वेंस याद करनी है। सही है? ये जो सीक्वेंस एक बार लिख दिया ये यही रहनी है, सारे के सारे एलिमेंट्स के एटम के लिए ये सीक्वेंस सेम रहनी है, ये चेंज नहीं होगी। सही है? इन केस अगर आप ये भूल जाते हो तो फिर आप ऑफ प्रिंसिपल लिख के ये बना सकते हो। वैसे ये बताना जरूरी नहीं था, इसलिए बताया गया है। इन केस अगर आप भूल जाते हो ये सीक्वेंस तो आप इसको इस तरह से जल्दी से बना के आप ऑर्डर ये निकाल सकते हो। वैसे एडवाइजेबल वुड बी कि आप ये याद रखो, और ये तो याद हो जाएगी, आपको हो जानी चाहिए वैसे अब तक। लेकिन अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस नहीं करें तो अब करोगे तो ये इतनी यूज होनी है कि ये आपको खुद ही याद हो जाएगी। वैसे यूजुअली बोला ये जाता है जो क्वेश्चंस है ना वो 3D तक ही यूज हो रही होती है, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में 5s तक भी वो लेकर गया है, तो यहाँ तक तो मैं एडवाइस करूंगा कि आपने हर हाल में याद रखनी है। उससे ऊपर याद हो जाए तो सही है। वैसे पैटर्न बन रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग है। 1s, फिर 1 के बाद 2 के बाद s और p होता है, 2s 2p, 3 के बाद 3s p 3d होता है। लेकिन जब 3s 3p लिखा है तो 3d के बीच में जो है ना वो फोर्थ का s आ जाता है। फिर आपके पास 4 का p जो है वो फिर 3d के बाद लिखेंगे, और 4 का d जो है उसी के इसी तरह, जैसे 3p और 3d के बीच में 4s आ गया था, इसी तरह 4p और 4d के बीच में 5s आ जाएगा। तो ये पूरा पैटर्न बन रहा है, आप इस पर जब यूज करना स्टार्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। जो ऑफ-बास प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट। अगर इन केस अगर आप ये सीक्वेंस भूल जाते हो तो फिर आप ऐसे बना के देख लेना, सिर्फ इसलिए बताया ये। सही है? यस सर। अच्छा, अब इसमें फिलिंग कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की? जो लोअर एनर्जी पे वो पहले फिल होगा। अब फॉर एग्जांपल सोडियम है, इसका प्रोटॉन नंबर है 11, तो पहले 1s है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 से ज्यादा आ नहीं सकते। फिर 2s है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर 2p है, 2p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6, तो इसमें 6 आ जाएंगे। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स करना है ना, अभी तक 10 हो गए। तो फिर हमारे पास 3s है, 3s में 2 आ सकते हैं, लेकिन बच्चा एक है तो 3s1 होगा। तो ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब हम इस तरह से लिखेंगे, देखो ये वही ओ लेवल वाली है, बस अंदर घुस के थोड़ा सा डिटेल में ले लिया। जैसे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फर्स्ट शेल में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल में 2s 2p है, इन दोनों के मिला के कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं? 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन। और जो थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप वो लेवल में जो है वो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन लिखते थे, अब हमने थोड़ा सा डिटेल वर्जन देख लिया है, बस ये फर्क है। चले आगे। नाउ मैग्नीशियम विच हैज अ प्रोटॉन नंबर ऑफ 12, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2। सिमिलरली सर जैसे एक ब्रोमीन, सेकंड सर एक सेकंड जरा ऊपर दिखा देंगे, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं इसका। हाँ बस ले लिया सर, थैंक यू। अच्छा सिमिलरली कैल्शियम का तो आपने पहले भी बनाया हुआ है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये होगा 20।
अच्छा, ब्रोमीन का जैसे 20 से ऊपर वाले एलिमेंट्स का नहीं बनाया था ना, ब्रोमीन का बनाते। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ओ लेवल वाले तरीके से बनाओगे ना, तो आप कुछ इस तरह से बनाओगे 2,8,8,8, क्योंकि ओ लेवल कहता था कि किसी भी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। अब आ सकते हैं। पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन थर्ड शेल में 18 भी आ सकते हैं ना, फिर 32 भी आ सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से बनाओगे ना, क्या कहते हैं, तो ये कितना, 8, 24, 24, 25, 26, 26 माइनस 35 इज ना होता है 9। तो आप यहाँ पे 8 रखोगे, फिर 1 रखोगे। तो ब्रोमीन के अगर आप ओ लेवल की तरह बनाओगे तो ब्रोमीन का आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन ब्रोमीन तो ग्रुप 17 में, तो इसका आउटर शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इट मीन्स के ये अब गलत है। सही है, इस तरह से बनाते ही नहीं है। 20 से बड़ा अगर होता है तो हम तो 1s वाला बनाएंगे। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब कैसे बनेगी? इट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है, यहाँ तक 20 हो जाते हैं। फिर 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ तक 30 हो जाते हैं। ठीक है, और फिर 4p में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनेगी। मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में जिसमें 3s, 3p और 3d आ रहे हैं, तो इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 4 में 4s, 4p, तो 5, 6, 7, 5 ये 4p के 5 और 4s के 2, 7 आ रहे हैं ना, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल। अच्छा, प्रोडिक्ट टेबल जरा देख लेते हैं। प्रोडिक्ट टेबल ए लेवल का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा खासा डिफरेंट है। देखो, प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास अब ग्रुप 1 को तो ग्रुप 1 ही बोला हुआ है, ग्रुप 2 को ग्रुप 2 बोला हुआ है, लेकिन जो डी बीच में जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में वो लेवल में था, अब उनको भी ग्रुप नंबर दे दिए। तो स्कैंडियम वाला इस ग्रुप 3, फिर ग्रुप 4, फिर करते करते ग्रुप 12। तो ग्रुप 3 तक जो बोरॉन एल्यूमिनियम वाला है, वहां तक पहुंचोगे तो ग्रुप 13 बन जाएगा। ग्रुप 4 बन गया, ग्रुप 14, ग्रुप 5 बन गया, ग्रुप 15, ग्रुप 6 बन गया, ग्रुप 16, ग्रुप 7 बन गया, ग्रुप 17, और ग्रुप 8 बन गया, ग्रुप 18। सही है। अच्छा, जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है वो एस सब शेल पे खत्म होती है, और एस में भी 1 इलेक्ट्रॉन आता है। इसी तरह जो ग्रुप 2 वाले होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2 पे खत्म होती है। सिमिलरली जो बीच में हमारे पास एलिमेंट्स है ना, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के बीच में उनमें जो पहला वाला ग्रुप 3 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की D1 पे खत्म होती है, फिर D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10, क्योंकि D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल। सिमिलरली ग्रुप 13 इसकी P1 पे खत्म होती है, P2, P3, P4, P5 एंड P6। ग्रुप 18 की P6 पे खत्म होती है। इस वजह से जो ग्रुप 1 और 2 है ना, उसको हम कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। जो ग्रुप 1 और 2 है, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S सब शेल पे खत्म हो रही है, तो दे आर नोन एज S ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम बोलेंगे S ब्लॉक। सिमिलरली जो ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के बीच में है उनको अब हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक पे खत्म हो रही है। सही है, तो दे आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें डी ब्लॉक में सारे के सारे ट्रांजिशन नहीं होते। हम ओ लेवल में कहते थे कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, लेकिन वो नहीं है, सारे नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बाकी को देखूं ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक, तो उनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम कहेंगे दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सही है। जो नीचे हमारे लेथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स हैं, इनको हम अभी भी डिस्कस नहीं करने वाले। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, अब काम की चीज ये है
कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको अगर हम क्या कहते हैं देखें ना, तो जो हमारे rows in a periodic table are horizontal rows are known as periods. तो ये हाइड्रोजन एंड हीलियम वाला फर्स्ट पीरियड. फर्स्ट पीरियड में we have just one principal quantum shell. All the elements of the first period has just one principal quantum shell. Similarly, second period is lithium, beryllium, boron वाला. इसमें all the elements have two principal quantum shells. मतलब दो energy shells होंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. Similarly, जो थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल है, it has three shells. फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम शेल जो कि फोर्थ पीरियड है हमारे प्रोडक्ट टेबल का, इट हैज 4 शेल्स. सिमिलरली फिर 5, फिर 6 और फिर 7, टोटल 7 पीरियड्स हैं. तो फ्रेंशियम की अगर हम बात करें तो इफ आई आस्क यू कि फ्रेंशियम के पास कितने प्रिंसिपल क्वांटम शेल हैं, तो आप बोलोगे कि 7 प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स हैं. अब देखो हमने क्या देखना है कि किसी भी अगर मैं पूछूं आपसे कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म कहाँ पे हो रही है, तो वो आप प्रोडक्ट टेबल देख के बता सकते हो. पूरा जो सीक्वेंस है वो आपको अगर याद है और आपको ये पता है खत्म कहाँ पे हो रही है, तो आपको पता है कि भाई लास्ट में मुझे क्या लिखना है, उससे पहले वाले सारे भर दोगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म हो रही है, तो सोडियम इज इन पीरियड 3, तो उसको हम लिखेंगे 3. और सब ग्रुप 1 में, तो ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 पर खत्म होती है, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 पर खत्म होगी, मुझे ये पता. सोडियम विल एंड एट 3s1. अगर मैं आपसे अभी हमने ब्रोमीन बनाया था ना, ब्रोमीन इज इन पीरियड 4, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्रोमीन की खत्म कहाँ पे होगी, 4, और उसका ग्रुप नंबर क्या है 17, तो 17 खत्म होता है P5 पे, तो इट शुड बी 4p5. ये बनी थी ना 4p5 पे खत्म हुई. तो कोई भी आपसे एलिमेंट ले लूं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे ये ले लिया प्लेटियम, अब इसमें 46 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको ये ना आपको ये पता है कि फिफ्थ पीरियड में और D8 है इसके पास, तो ये खत्म होगी 5d8 पे. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल एंड एट 5d8. सिमिलरली मतलब ये जो नंबर है वो शो कर रहा है आपका पीरियड नंबर, और जो D8 है या D9 है वो ग्रुप नंबर शो कर रहा है. लेट्स से अगर मैं पूछूं 10 की कहाँ खत्म होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 10 इज इन पीरियड 5 एंड ग्रुप 14, तो इसकी खत्म होगी 5p2 पे. सिमिलरली फ्रेंशियम की कहाँ खत्म होगी 7s1 पे. तो मुझे लास्ट खत्म कहाँ हो रही है ये पता होता है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी भी बना लेता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बनानी है स्ट्रोंशियम की, तो स्ट्रोंशियम मुझे पता है 5th पीरियड में और खत्म होगी S2 पे, इसका प्रोटॉन नंबर 38. तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रोंशियम प्रोटॉन नंबर 38, मुझे ये पता है कि कहाँ खत्म होनी है 5s2 पे, तो उससे पहले जो भी सीक्वेंस है ना वो पूरी फिल कर देना. अब इससे पहले क्या सीक्वेंस बन रही थी इसकी, 5s तक हम रियली जाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं 3D तक तो आपको ये हर हाल में याद होनी चाहिए, ये तो हो भी जाएगी. 3D तक तो आपको ना चाहते हुए भी याद हो जाएगी क्वेश्चंस अगर करोगे तो. आगे 4p 5s फिर आप अपना ऑर्डर याद रखना. तो मुझे पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 पे खत्म होगी स्ट्रोंशियम की, जिसका प्रोटॉन नंबर 38 है. तो मैंने बस क्या करना है, ये सारे जो है ना इसी ऑर्डर में लिख के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें जो आ सकते हैं वो डाल लो. 3s 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 एंड 5s2. सही है, समझ आई है बात यहाँ तक? यस सर. ठीक है, तो आपने ये गिनने नहीं है बैठ के कि भाई 2 हो गए, फिर 4 हो गए, 6 10 हो गए, यहाँ तक 12 हो गए, फिर 18 हो गए. कोई काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कहाँ खत्म होनी है, वहां पे वो लिखो और पीछे सब भर दो, ऑर्डर याद रखना बस. अच्छा नेक्स्ट इज, अब एक इसमें ना होता क्या है, एक रूल हमारे सर पास.
जी। सर आपने कहा था कि हमें याद रखना है कि ख़त्म कहाँ पे होते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को फिल करेंगे, फिर उसके बाद नहीं हम नहीं नहीं, डिराइव करेंगे। पीरियोडिक टेबल तो आपको मिलेगा ना। हाँ सर, लेकिन हम इस तरह लिखेंगे ना P6 आपने बस ये याद P5, रखना है, इजी हो लिखने जाए। की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, डाटा बुकलेट तो अब मिलेगी नहीं आपको, आपको 2 पेजेस मिलेंगे। अब वो पेजेस वापस सर आपकी आवाज चली गई। स्क्रीन नहीं आ रही ना, पता नहीं क्या हुआ है जूम को।
सर आ गई क्लास है? कितनी लंबी खींचेगी? बस खत्म हो रही है क्लास, बस खत्म हो रही है। ये जो लास्ट चीज थी ये कहाँ तक सुनी थी ये बता दो, फिर हम क्लास सर खत्म सुन कर लिया था। सुन लिया था यहाँ तक। बस जी ठीक है, जी। यहाँ तक रखो आज, फिर हम लोग ना नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। हाँ।